हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतास कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, अभी हम अपने पार्ट थर्ड ऑफ द वीडियो पे आ चुके हैं। बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियोस में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स को कवर अप किया था। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, हुंडी एंड चीटीज़ एंड टाइप्स ऑफ हुंडी। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द वीडियोस पे ज़रूर विजिट करें। Now let's do our today's topic of discussion. Today's topic of discussion will be major trade centers in ancient times and role of business in the development of economy. मेजर ट्रेड सेंटर्स इन एंशियंट टाइम्स जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ट्रेड सेंटर्स किसे कहते हैं। और ट्रेड सेंटर इज़ अ प्लेस वेयर पीपल फर्म और कंट्रीज कम टुगेदर टू बाई सेल और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज। ट्रेड सेंटर्स वैसी जगह को बोला जाता है जहाँ डिफरेंट पीपल, फर्म्स और या फिर कंट्रीज एक साथ आते हैं। और किस पर्पज़ से आते हैं? बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बेसिकली वो ट्रेडिंग के लिए आते हैं। इट कैन रेफर टू अ बिल्डिंग or property used for this purpose. Trade center can refer to building or property used for trading purpose. Trade centers can be found in various forms. Trade centers various forms में पाए जाते हैं, such as नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज। नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज में होता क्या है? जनरली यहाँ बॉन्ड्स एंड शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। बॉन्ड्स और शेयर्स, बॉन्ड्स एंड शेयर्स क्या होता है? सिक्योरिटीज़ होते हैं। बॉन्ड्स एंड शेयर्स को इशू कौन करते हैं? बॉन्ड्स को इशू करते हैं गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड शेयर्स को इशू करते हैं पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज, ताकि वो अपने कंपनी को ग्रो कर सकें। ओके, ट्रेड इन एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन जनरली किसे कहते हैं? ट्रेड एसोसिएशन मीन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज। यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंपनीज एक साथ इकट्ठा होती हैं और वेरियस बिजनेस टॉपिक्स पे डिस्कशन करती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं एक दूसरे से, ताकि दोनों ही ग्रो कर सके। और यहाँ एसोसिएशंस एक साथ आती हैं जिनका कि सेम नेचर ऑफ बिजनेस हो। और कॉमर्शियल फैसिलिटीज़ मीन्स बिग रिटेल शॉप, बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को कहा जाता है। They serve as a hub for business activities, attracting traders, entrepreneurs and customers to a centralized location. और ये ट्रेड सेंटर किस लिए इम्पोर्टेंट है? ट्रेड सेंटर है एक सेंट्रल लोकेशन एक प्रोवाइड करती हैं जहाँ की डिफरेंट ट्रेडर्स, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स एंड डिफरेंट कस्टमर एक ही जगह पे आ सके, उन्हें अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत ना पड़े और वो अपना बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वहाँ से कैरी आउट कर सकें। ओके, they facilitate buying, selling or exchange of goods or services between people, firms or countries. और ये ट्रेड सेंटर किस लिए हेल्पफुल है? फॉर बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन पीपल और फर्म्स और कंट्रीज। They also act as trade information hub for government agencies, other organization involved in global trading. और ये ट्रेड सेंटर इसलिए भी हेल्पफुल होता है क्योंकि यहाँ से हमें ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। और ये किस लिए हेल्पफुल होती हैं? किससे हेल्पफुल होती हैं? गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए हेल्पफुल होती हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज़ को ये कैसे हेल्प करती हैं? गवर्नमेंट एजेंसीज़ को इस तरह से हेल्प करती हैं, जैसे कि ट्रेड सेंटर में बहुत सारे ट्रेडर्स अलग अलग कंट्रीज़ के ट्रेडिंग पार्टनर्स आते हैं। यहाँ पे अलग अलग वेरियस पीपल आते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो क्या होता है वहाँ पे हमें न्यू इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू आइडियाज़ के बारे में हमें पता चलता है, जिसके चलते हम अपने प्रोडक्ट्स को या फिर गुड्स या सर्विसेज को और भी ज़्यादा डेवलप कर सके, कंपटीशन टैकल कर सके, अदर कंट्रीज़ के साथ नए नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान सके, ताकि हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चेंज हो सके और कंपटीशन को भी हम टैकल कर सकें। तो इस तरह से गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए भी यूज़फुल होती हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ताकि क्योंकि यहाँ से हमें बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या और फिर डिफरेंट वेरियस कंट्रीज़ के कल्चर भी देखने को मिलते हैं, समझने का मौका मिलता है, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे, मेजर ट्रेड सेंटर्स इन एंशियंट इंडिया। तो हमारे मेजर ट्रेड सेंटर्स क्या क्या थे इंडिया में?
पाटलिपुत्र जिसे पटना के नाम से जाना जाता है अभी, तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में लोकेटेड है, इंद्रप्रस्थ जिसका कि नया नाम दिल्ली है, मथुरा जो कि यूपी में है, वाराणसी जो कि यूपी में है, मिथिला बिहार का एक पार्ट है, उज्जैन है मध्य प्रदेश में, सूरत इज़ इन गुजरात, कांची जिसे कांचीपुरम कहा जाता है तमिलनाडु में है, मदुरा जिसे मदुरै कहा जाता है ये भी तमिलनाडु में है, ब्रो जिसे कि भरूच कहा जाता है ये भी गुजरात में लोकेटेड है, कावेरी पट्टा मीन्स कावेरी पट्टनम ये भी तमिलनाडु में है, एंड ताम्रलिप्ति इज़ लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, एंड पेशावर इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। फर्स्ट है हमारा पाटलिपुत्र मेजरली किसके लिए जाना जाता था, सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स, यहाँ स्टोन एक्सपोर्ट किया जाता था, प्रीसियस स्टोन्स का एक्सपोर्ट किया जाता था। ओके, प्रीसियस स्टोन्स जैसे कि डायमंड हो गया आपका, सैफायर हो गया, उस तरह से प्रीसियस स्टोन्स का यहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था यहाँ से। पेशावर किस लिए जाना जाता था, इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्टिंग सेंटर फॉर वुल, ये एक्सपोर्टिंग सेंटर था वुल के लिए, और इम्पोर्ट किया जाता था यहाँ हॉर्सेस को, फॉरेन कंट्री से यहाँ हॉर्स मंगवाई जाती थी, इसलिए ये फेमस था। और इसका मेजरली ट्रेडिंग रिलेशंस किसके साथ था, सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन किनके बीच हुआ करती थी, इंडिया, चाइना एंड रोम के साथ हुआ करती थी। तक्षशिला इट सर्व्ड एज अ मेजर सेंटर ऑन द इम्पॉर्टेंट लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच ये एक मेजर लैंड रूट के रूप में सर्व किया करती थी। इट वॉज ऑल्सो अ सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल बैंक्स, इसे सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल बैंक्स भी कहा जाता था। द सिटी ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, तक्षशिला को बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग भी के लिए भी फेमस था। द फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी फ्लरिश्ड हेयर, और जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है वो कहाँ फ्लरिश्ड हुआ, वो तक्षशिला में ही फ्लरिश्ड हुआ। तक्षशिला इज़ इन पाकिस्तान। इंद्रप्रस्थ इट वॉज द commercial junction on the royal road where most of the routes leading to the east, west, south and north converged। यहाँ पे मेजरली जो भी ट्रेडिंग रूट्स होती थी ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, वो आपस में एक ही जगह इसी जगह पे आके मिलती थी इंद्रप्रस्थ वाले रूट पे। मथुरा किस लिए फेमस था, इट वॉज एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड एंड पीपल हेयर सब्सिस्टेड ऑन कॉमर्स। ये एम्पोरियम ऑफ ट्रेड, एम्पोरियम मीन्स क्या होता है, लार्ज एक रिटेल शॉप होता है जहाँ पे बहुत सारा वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होता है, वैरायटी ऑफ गुड्स आपको मिल सकती हैं वहाँ से। एंड पीपल हेयर आर सब्सिस्टेड का मतलब क्या होता है, रिलाई होना, डिपेंड करना। ओके, वहाँ पे जो भी लिवलीहुड है उनका किन पे डिपेंड हुआ करता था, किन से वो सर्वाइव क्या करते थे, कॉमर्स पे, डैट मीन्स व्यवसाय, बिजनेस पे ही डिपेंडेंट था उनका लिवलीहुड। मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टच्ड मथुरा एंड ब्रॉच, बहुत सारे रूट्स जो कि साउथ इंडिया से होते थे वो किन्हें टच करते थे, मथुरा एंड भरूच को टच किया करते थे, साउथ इंडिया के बहुत सारे रूट्स, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। वाराणसी इट वॉज वेल प्लेस्ड as it lay both on the Gangetic route and on the highway that linked north with the east। जनरली वाराणसी में क्या है, वाराणसी को हम गंगा शहर से भी जानते हैं क्योंकि वहाँ गंगा नदी है, और गंगा नदी क्या होता था, एक वाटरवेज की तरह भी काम क्या करता था, और यहाँ लैंड रूट्स भी होते थे जो कि लिंक करते थे नॉर्थ विद द ईस्ट, इसलिए भी ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। इट ग्रीव एज अ मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में भी ग्रो हुआ एंड बिकम फेमस फॉर ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लोथ। और ये किस लिए फेमस हुआ, ब्यूटीफुल सिल्क क्लोथ एंड सैंडलवुड मीन्स चंदन वर्कमैनशिप यानी शिल्प कला के लिए ये प्रसिद्ध हुआ। शिल्प कला किसकी, चंदन की। इट हैड लिंक्स विद तक्षशिला एंड ब्रॉच, और इसका जो लिंक था वो किससे था, तक्षशिला एंड भरूच, जिसका पुराना नाम क्या था, ब्रॉच, जिसे कहा गया है इन ओल्ड टाइम्स। ओके, मिथिला द ट्रेडर्स ऑफ मिथिला क्रॉस्ड द सीज बाई बोट। सो मिथिला के जो ट्रेडर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुके थे एंशिएंट टाइम्स में। किस तरह से,
क्योंकि वो ट्रेडिंग करने के लिए वो सी क्रॉस करके जाते थे थ्रू बाई बोट्स थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ चाइना सी। वो बे ऑफ बंगाल से क्रॉस करते हुए वो साउथ चाइना सी तक जाते थे ट्रेडिंग पर्पस के लिए एंड ट्रेडेड एट पोर्ट्स ऑन द आइलैंड ऑफ जावा। और वो कहाँ कहाँ व्यवसाय करते थे? आइलैंड ऑफ जावा, सुमात्रा एंड बोर्नियो में। मिथिला एस्टैब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज इन द ईस्ट चाइना स्पेशली इन यूनान। मिथिला अपना अपना ट्रेडिंग कॉलोनीज कहाँ कहाँ स्टैब्लिश कर चुके थे? साउथ चाइना, स्पेशली इन यूनान। यूनान इज अ रीजन ऑफ चाइना। ओके। उज्जैन, एगट, कार्नेलियन, मसलिन और मुस्लिन एंड मैलो क्लोथ वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम उज्जैन टू डिफरेंट सेंटर्स। सो बेसिकली यहाँ एगेट क्या होता है? ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये एगेट है एंड कार्नेलियन, दिस वन इज कार्नेलियन। दिस वॉज प्रीसियस स्टोन्स used for making jewelry or ornaments. Okay, and मुस्लिन that means मलमल, जैसे मलमल का कपड़ा कहते हैं ना उसे मुस्लिन कहा जाता है। एंड मैलो क्लोथ्स जनरली प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके क्लोथ बनाया जाता था और उस प्लांट का नाम था यूरेना। तो ये एक्सपोर्ट किया जाता था डिफरेंट सेंटर्स में, इसलिए उज्जैन जो था फेमस ट्रेड सेंटर था। इट ऑल्सो हैड रिलेशंस थ्रू द लैंड रूट विद द तक्षशिला एंड पेशावर। और इससे का ट्रेड रिलेशन किन किन के साथ था? तक्षशिला एंड पेशावर के साथ था। सूरत, इट वॉज द एम्पोरियन ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वर फेमस फॉर द गोल्ड बॉर्डर जरी। और ये किस लिए फेमस था? बेसिकली हम लोग फेमस क्यों था यही टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये इसलिए फेमस था क्योंकि यहाँ जो साड़ी होती है ना, साड़ी में बॉर्डर बनी रहती है। यहाँ का जो ये एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट होता था वो किससे एम्ब्रॉयडरी किया जाता था? गोल्ड जरी से। ओके, गोल्ड जरी, गोल्ड के तार से यहाँ एम्ब्रॉयडर्ड किया जाता था, इसीलिए ये सूरत जो था फेमस था। इट इज़ नोट वर्दी दैट सूरत हुंडी वॉज ऑनर्ड इन फार ऑफ मार्केट्स ऑफ इजिप्ट एंड ईरान। और यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो सूरत की जो हुंडी होती है, जो कि प्रीवियस टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसमें हुंडी क्या होता है वो आप वहाँ उस टॉपिक पे प्लीज़ आप विज़िट करें उस वीडियो पे। सूरत हुंडी वॉज ऑनर्ड इन फार ऑफ मार्केट्स ऑफ इजिप्ट एंड ईरान। ऑनर्ड का मतलब होता है क्या होता है? जैसे कि आजकल के डेट में हम सब क्या यूज़ करते हैं? चेक को हम जनरली ऑनर्ड क्या हिंदी भाषा में हम लोग जिसे बोलते हैं भंजाना। चेक को भंजाते हैं ना बैंक में जा कर के। हम वो चेक को मान लीजिए पर्सन ए ने मुझे चेक इशू करके दिया 10 लाख का। हम एक बैंक में गए और बैंक वाले ने मुझे वो चेक दे करके पेमेंट किया, मुझे कैश दिया। तो वो अगर वो मुझे कैश अगर बैंक देने से मना कर देता, वो क्या कहलाता? वो डिसऑनर्ड कहला जाता। हमें चेक हमारा वैलिड नहीं था इसलिए नहीं पहुँचाया। तो उसी तरह से जो सूरत का हुंडी था वो फार ऑफ मार्केट, सोचिए इंडिया से बाहर इजिप्ट और ईरान तक में वैलिड था। अगर वो हुंडी कोई एक पर्सन ले करके जाता था तो उसके बदले उसे पेमेंट किया जाता था। सो इसलिए सूरत एक मेजर इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करती थी। कांची, टुडे नोन एज वेट अ सेकेंड कांची, टुडे नोन एज कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। इट वॉज हेयर डैट चाइनीज यूज टू कम इन फॉरेन शिप्स टू परचेज पर्ल्स, ग्लास एंड रेयर स्टोन्स। यहाँ चाइनीज आती थी फॉरेन शिप्स के थ्रू क्या खरीदने के लिए? पर्ल्स, ग्लासेस एंड रेयर स्टोन्स, कीमती स्टोन्स खरीदने आती थी। एंड इन रिटर्न दे सोल्ड गोल्ड एंड सिल्क। और वो कैश या फिर करेंसीज के बदले क्या दिया करती थी? गोल्ड एंड सिल्क दे के जाती थी। मदुरा, also known as Madurai, located in Tamil Nadu. It was the capital of पांड्यास। ये पांड्या की कैपिटल हुआ करती थी। पांड्या बेसिकली एक किंगडम हुआ करती थी जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। हु कंट्रोल द पर्ल फिशरीज ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार, जिसका कि बेसिकली क्या कंट्रोल किया करती थी? जिनका पर्ल फिशरीज पे पूरा कंट्रोल था, गल्फ ऑफ मन्नार के पर्ल फिशरीज पे। पर्ल फिशरीज जनरली ये पर्ल फिशरीज इसे कहते हैं जहाँ इनसे मोती निकाले जाती थी। इट अट्रैक्टेड फॉरेन मर्चेंट्स एंड पार्टिकुलरली रोमन्स फॉर कैरिंग आउट ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड जनरली होता क्या है? ओवरसीज ट्रेड उसे कहते हैं, मान लीजिए कोई एक पर्सन है या फिर कोई एक कंट्री है ए
और ये कंट्री है बी, तो कंट्री ए अगर सी को क्रॉस करके बी तक आती है तो उसे क्या कहा जाता है, ओवरसीज ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। तो पार्टिकुलरली रोमन्स, यहाँ रोमन्स पार्टिकुलरली मेजरली जो है रोमन्स विजिट क्या करती थी और यहाँ ट्रेड क्या करती थी। ब्रोच, अभी भरूच जिसे कहा जाता है, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। इट वॉज द ग्रेटेस्ट सीट ऑफ कॉमर्स इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया का सबसे प्रमुख कॉमर्स या व्यवसाय करने का जगह हुआ करता था। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा एंड वॉज लिंक्ड विथ ऑल इम्पॉर्टेंट मार्ट्स बाय रोडवेज। और ये किससे लिंक हुआ करता था, किससे जुड़ा हुआ था, इम्पॉर्टेंट मार्ट्स, मेजर जो भी ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे या फिर मेजर इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे, उनसे ये लिंक था, इसलिए भरूच जो है इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स भी हुआ करता था। कावेरी पट्टा, ऑल्सो नोन एज कावेरी पट्टनम, लोकेटेड इन तमिलनाडु, ओके। It was scientific in its construction as a city provided loading, unloading and strong facilities of merchandise. ये किस लिए फेमस था, क्योंकि ये लोडिंग एंड अनलोडिंग का ग्रेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था एंड स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज़ ऑफ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज क्या होता है, वैसे प्रोडक्ट्स, वैसे गुड्स जिन्हें हम बेच सकें। फॉरेन ट्रेडर्स हैड देयर हेड क्वार्टर्स इन दिस सिटी, और जो भी फॉरेन ट्रेडर्स, सिर्फ इंडिया के ही नहीं, बाहर से भी जो ट्रेडर्स आते थे उनका हेड क्वार्टर्स इसी सिटी में हुआ करता था। इट वॉज अ कन्वीनियंट प्लेस फॉर ट्रेड विथ मलेशिया, और ये कन्वीनियंट प्लेस हुआ करता था, ठीक है, ईज़ ऑफ ट्रेड मिलता था फॉरेन ट्रेडर्स को। मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड फार ईस्ट के ट्रेडर्स यहाँ इसलिए आते थे। It was a center of trade for perfumes, cosmetics, scent, silk, wool, cotton, coral pearls, gold and precious stones, and also for ship building. So basically यहाँ तो लोग परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सेंट्स, सिल्क, कॉटन्स, इन सब चीज़ों के लिए जाना ही जाता था। साथ ही साथ इसकी एक खासियत क्या थी, ये शिप बिल्डिंग के लिए भी फेमस था। शिप बिल्डिंग मीन्स यहाँ पे बोट बनाए, शिप्स बनाई जाती थी ताकि ओवरसीज ट्रेडिंग हो सके। ताम्रलिप्ति, इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट्स कनेक्टेड बोथ बाई सी एंड लैंड। ये सबसे बड़ा पोर्ट हुआ करता था जो किससे कनेक्टेड था, बोथ बाई सी एंड लैंड, जो कि सी और लैंड दोनों से कनेक्ट हुआ करता था विद द वेस्ट एंड द फार ईस्ट। इट वॉज लिंक्ड बाय द रोड बनारस एंड तक्षशिला, और ये किससे लिंक था, ये ताम्रलिप्ति, बाय द रोड टू बनारस एंड तक्षशिला, जाने वाले रोड से ये लिंक था। हमारा सेकंड टॉपिक है रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। एक बिजनेस का रोल हम देखेंगे कि वो किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने में किस तरह से हेल्पफुल या फ्रूटफुल होती हैं। तो इसका पहला पॉइंट है इंक्रीजेस जीडीपी। बेसिकली जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ कंट्री। ये एक इंडिकेटर के रूप में वर्क करता है कि किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है, ओके। अगर बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है, किसी इकोनॉमी में बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है, डैट मीन्स इट इंडिकेट्स इंक्रीज्ड जीडीपी, ओके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई कहीं पे भी बिजनेस अगर रन हो रही है, डैट मीन्स वहाँ प्रोडक्शन का काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई है वहाँ पे। डिमांड की वजह से क्या होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर मैन्युफैक्चरिंग का वर्क कर रहा है, यानी वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन के लिए उसे क्या चाहिए होता है, मैन पावर चाहिए होता है, उसे लोगों की ज़रूरत होती है। तो लोगों की ज़रूरत होगी तो वो एम्प्लॉयमेंट वहाँ क्रिएट होगा, ओके। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डैट मीन्स अगर कुछ डिमांड होगी तो बहुत सारे सेक्टर्स क्या करेंगे, नए कंपनी सेटअप करेंगे, तो वैसे में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होगी और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होगी, लोगों को वर्क मिलेगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ पर कैपिटा इनकम, और इसी जैसा कि इस एग्जांपल से हम लोगों ने समझा था कि प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो लोगों को वर्क मिलेगी, तो इससे पर कैपिटा इनकम पे भी असर आएगा। इम्प्रूवमेंट पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी बढ़ेगी, उसमें सुधार आएगी। क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेट सेटिस्फाई वांट्स। बिजनेस में बेसिकली होता क्या है, इट स्टार्ट्स विथ प्रोडक्शन एंड एंड्स विथ कंजम्पशन। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कहीं भी प्रोडक्शन अगर होगा तो वहाँ पे प्रोडक्शन किस चीज़ की होगी, या तो गुड्स की या तो सर्विसेज की। यहाँ अल्टीमेटली क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेट सेटिस्फाई वांट्स, और सेटिस्फाई किसके वांट्स को सेटिस्फाई करेगी,
कस्टमर्स के या फिर कंज्यूमर्स के वांट्स को सेटिस्फाई करेगी। क्योंकि अगर हम कुछ डिमांड करते हैं तो डिमांड क्यों करते हैं, अपने कुछ कुछ वांट्स को, कुछ भी जो डिज़ायर्स होता है उसे फुलफ़िल करने के लिए। और वो फुलफ़िल कैसी होंगी, जब तक कि मैन्युफैक्चर नहीं होगा तब तक कोई गुड्स और प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनोवेशन एंड डिलीवरी ऑफ वैल्यू। अब इनोवेशन एंड डिलीवरी ऑफ वैल्यू से आप क्या समझते हैं? डिलीवरी ऑफ वैल्यू मीन्स किस तरह का क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है लोगों को मिल रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है थ्रू प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी किसके अंदर आता है? बिजनेस के अंदर ही आता है। तो अल्टीमेटली बिजनेस जो है कंट्रीब्यूट क्या करती है? डिलीवरी ऑफ वैल्यू, कंट्रीब्यूशन टू सोशल चेंजेस बाय डेवलपिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब हम सोसाइटी में कैसे कैसे चेंज ला सकते हैं, किस तरह से सोसाइटी में हम लोग बदलाव ला सकते हैं बिजनेस के थ्रू। तो अगर कोई भी बिजनेस है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर वो अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट अगर वो अपने कंज्यूमर तक या फिर अपने कस्टमर तक प्रोवाइड कराती हैं, तो क्या करती हैं? सोसाइटी में चेंज लाती है, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाती हैं। ठीक है। एनकरेजमेंट ऑफ कंपटीशन विथ इम्प्रूव्स बिजनेस एफिशिएंसी एंड लोअर्स प्राइजेस फॉर कंज्यूमर्स। ये कंपटीशन को बढ़ावा देती हैं। कंपटीशन को बढ़ावा कैसे मिलेगी? मान लीजिए यूनिट, कोई एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी ए है, उसने बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया, तो उसके चलते क्या होगी? दूसरे भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फिर कंपनीज उनसे इन्फ्लुएंस होंगी, प्रभावित होंगी, और वो भी उनका देखा देखी अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कराना चाहेंगी कंज्यूमर। क्योंकि क्योंकि कोई भी कंज्यूमर क्या चाहता है? उसे अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले, जो भी वो डिमांड कर रहा है वो एक रीज़नेबल प्राइस पे भी मिले, अच्छे क्वालिटी में भी मिले। तो इसलिए सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फिर कंपनीज़ की यही कोशिश रहती है कि वो अच्छा और रीज़नेबल रेट पे वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहा है वो कंज्यूमर को मिल सके। ओके, लोअर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स एंड इम्प्रूव्स बिजनेस एफिशिएंसी। और बिजनेस का जो फंक्शनिंग पावर है, फंक्शनिंग जो भी एक्टिविटीज़ है वो इम्प्रूव हो सके। यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आजकल के बिजनेस में मेजरली फोकस यही रहता है सारे मैन्युफैक्चरर्स का कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का जो ऑप्टिमम यूज़ करें, रिसोर्सेज को वेस्ट ना होने दें। प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड रेवेन्यूज़। सो यहाँ पे प्रावधान बनाए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की और रेवेन्यूज़ की। रेवेन्यूज़ मतलब जो कि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जिसे बोल सकते हैं, उसे रेवेन्यू कहा जाता है। तो अगर इन सारे स्टेप्स को अगर बिजनेस ध्यान में रखते हुए फॉलो करें, अच्छा गुड्स मैन्युफैक्चर करें, अच्छी प्रोडक्ट बनाए, अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाएं, और एक रीज़नेबल रेट पे अगर कस्टमर को अगर वो सप्लाई करें, तो क्या होता है? उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बदलता है और साथ ही सोसाइटी में चेंजेस लाती है। और ओवरऑल इसका कहाँ असर पड़ता है? जीडीपी में, हमारे जीडीपी पे असर पड़ता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे इसका असर पड़ता है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर एनुअली हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, डैट मीन्स हमारे इकोनॉमी का जो पोजीशन है, स्टेटस है, वो बहुत ही अच्छा है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह की क्वेरीज़ हो या फिर डाउट्स हो या फिर कुछ और टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।